पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान जो था वो फैंग को ढूंढने के लिए निकल चुका था। उसको पता चलता है कि फैंग एक बार के अंदर है, तो वो वहां पर आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर कुछ शराबी बंदे थे, वो जाओ को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको परेशान करना मानो कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लियो। इस वजह से जाओ उनको बहुत मारती है। तो जैसे यहाँ पर फैंग को पता चलता है कि बातियान यहाँ पर आया हुआ है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बातियान उसको भागने कहाँ देने वाला था। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फैंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच में हमें एक कमाल का बैटल देखने मिलता है, जहां पर फैंग उतना कुछ खास कर नहीं पाता और बाइडन आराम से उसके सभी अटैक को डॉज करता और मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था, जिस वजह से फैंग कुछ भी करने का लायक बचा ही नहीं होता है और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाइडन जो था वो फैंग को उठाकर फ्रेंड्स के पास लेकर आता है और उससे कहने लग जाता है कि इस फैंग का तो मैंने गेम बजा डाला है, लेकिन इसके अंदर जान बची हुई है, तो इससे पूछना अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन कौन से राज ये छुपा कर अपने मन के अंदर रखा हुआ है, पूरी की पूरी जानकारी मुझे इसकी चाहिए। तो प्रिंस कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसको ऐसा निचोड़ कर इसकी जानकारी निकालूंगा ना अंदर से कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो प्रिंस तो फैंग को लेकर वहां से जा चुका था। उसके बाद बाइडन जो था वो अपना कमरे के अंदर आता है और कमरे के अंदर आने के बाद वो जो वेपन था जो कि फायर स्पिरिट हॉल की मास्टर का उसको हासिल हुआ था, वो उसको देख रहा होता है। वो उससे कहने लग जाता है कि ये वेपन जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ पड़ा है, लेकिन अगर मैं उसको रिकवर करने में कामयाब हो जाता हूँ तो ये वेपन आगे चलकर मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो बाइडन वहीं पर बैठकर उस वेपन को ठीक करने की कोशिश में लग जाता है। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस वेपन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेपन बहुत ही अजीब तरह के मैकेनिज्म से बना हुआ था और उसके अंदर अभी भी फायर स्पिरिट हॉल की जो मास्टर होती है उसकी सोल का थोड़ा सा पीस मौजूद था। वो चलाते हुए कह रही थी कि बाइडन तुम मेरा वेपन यूज नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ये करने दूंगी ही नहीं। पर बाइडन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस वेपन के अंदर से उस मास्टर की सोल को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उसके बाद वो उस वेपन को अपने कंट्रोल में ले रहा था, ताकि एक बार वो उसके कंट्रोल में आ जाए तो उसके बाद वेपन का यूज करना बाइडन के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बाइडन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे अपनी पावर को मर्ज करता है उस वेपन के साथ, वो वेपन बाइडन के कंट्रोल में आ चुका था, जिस वजह से बाइडन खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पर ये काम तो मेरा हो ही गया। तभी प्रिंस उसके दरवाजे पर आकर दस्तक देता है और यहाँ पर आने के बाद वो उससे कहने लग जाता है कि बाइडन तुम्हें पता है मैंने बहुत सारी चीजें निकाली है उसी फैंग के मुंह के अंदर से, बहुत ज्यादा राज खोले उसने तो मुझे ये भी बताया कि असल में वो जो फायर स्पिरिट हॉल है ना उसकी असल लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर वो मौजूद है और किस तरह के सीक्रेट वगैरह उनके महल के अंदर है। तो इन सीक्रेट की बदौलत तुम अगर फायर स्पिरिट हॉल के अंदर जाने की कोशिश करोगे ना तो तुम आसानी से उसको पूरी तरह से कॉन्कर कर जाओगे। वो फायर स्पिरिट हॉल वाले तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और जिस तरह की गलती उन लोगों ने की है उसकी भरपाई करते हुए तुम पूरे के पूरे फायर स्पिरिट हॉल के ऊपर कब्जा कर पाओगे। तो बाइडन कहने लग जाता है कि मैंने उसकी मास्टर को तो जान से मार ही दिया, बल्कि वो अधमरी हो चुकी है, क्या पता वो जिंदा होगी कि नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये फायर स्पिरिट हॉल जो है वो मेरे लिए उतना बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन हाँ मैं उसके ऊपर कब्जा करने के बारे में जरूर सोचूंगा कि जो गलती उन लोगों ने की है उसकी सजा उनको मिल सके। प्रिंस कहता है कि मुझे एक और चीज के बारे में पता चला है। उसी फैंग ने बताया कि पास में ही ना जहाँ पर ये फायर स्पिरिट हॉल मौजूद है वहां पर एक ब्लड माउंटेन है। वो माउंटेन इतना ज्यादा मिस्टीरियस है जिसके बारे में हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वहां पर ऐसी ऐसी चीजें मिल सकती है जो इंसान के कल्टीवेशन को कहां से कहां बूस्ट कर दे। तो क्यों ना एक बार तुम ट्राई करो उस ब्लड माउंटेन पे जाने का, हो सकता है कि तुम्हारे लाइक की कोई ऐसी चीज वहां मिल जाए जिसकी मदद से तुम अपना ब्रेक थ्रू कर पाओ और खुद को स्ट्रॉन्ग बना सको। तो बाइडन भी सोचने लग जाता है कि बात तो सही है, मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए उस ब्लड माउंटेन के ऊपर, क्योंकि वैसे भी कंपटीशन तो वो आ ही रहा है, मेडिसिन वैली वाला, जिसकी मदद से मुझे अपनी माँ को बचाना है। तो उससे पहले थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। इस वजह से बाइडन फैसला करता है कि वो इस एम्पायर को छोड़कर चला जाएगा अपने आगे के सफर पर। तो वो एम्पायर जो थे वो भी उसे कहने लग जाते कि बाइडन तुम सही कह रहे हो, क्योंकि हमारे इस एम्पायर के अंदर ना उतनी ज्यादा खास चीजें नहीं है जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सके। हमें पता है कि तुम्हारा सफर इतना सा नहीं है, तुम्हारा सफर बहुत बड़ा है, तुम्हें आगे कल्टीवेशन में काफी इंप्रूवमेंट हासिल करनी है जो कि तुम यहाँ पर रहकर नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट भी है तुम्हारे लिए, वो किसी खास तरह का हर्ब्स बाइडन को दे देता है जो आगे चलकर बाइडन के काम आ सकते हैं कल्टीवेशन वगैरह में और किसी और चीज के अंदर। तो ये देखकर बाइडन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो एम्पायर से कहना चाहता है कि ठीक है एम्पायर, अब मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एम्पायर कहता है कि तुम यहाँ पर शुक्रिया क्यों कह रहे हो, बल्कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए।
हमारे इस एम्पायर को इतनी बड़ी मुसीबत से जो तुमने बाहर निकाला, मेरी जान बचाई, जितने भी हमारे दुश्मन थे उनकी वाट लगाई। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते ना तो न जाने क्या हाल हो गया होता हमारे इस एम्पायर का, अब तक के शायद हम खत्म हो गए होते। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, कभी भी ऐसा लगे कि हमारी जरूरत है तो बेझिझक हमें कह देना, हम तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है कि तुम जिस भी सफर पे जाओ वहां पर तुम कामयाबी हासिल करो। तो बातियन भी अब यहाँ से निकलने की तैयारी में था। वो चैन को और रांझी को अपने साथ ले जाता है, लेकिन तियान तो उसके साथ नहीं जा सकती क्योंकि वो यहीं पर रहती है। इस वजह से तियान जो थी वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी बातियन को ऐसा जाता हुआ देख कर कि न जाने अब कब दोबारा इन दोनों की वापस से मुलाकात होगी, किसी को नहीं पता। जाओ तियान से कहती कि तियान चलो, इनको लेट हो रहा है, इनको जाने देना चाहिए वरना इनकी जहाज जो है ना वो निकल जाएगी। जाओ तियान को अपने साथ तो ले जा रही थी, लेकिन तियान का जाने का मन ही नहीं था। वो बातियन के साथ ही रहना चाहती थी, मानो कि वो बातियन के बिना नहीं रह सकती। जाओ बातियन से कहती कि बातियन तुम्हें 2 साल का एग्रीमेंट पता है ना कि हमने क्या वादा किया था। तो बातियन कहता है कि हाँ मुझे पता है, 2 साल के बाद वो जो ओल्ड मैन की सोल है ना मैं आपको लाकर जरूर दे दूंगा। मैं बातियन अपना वादा कभी नहीं भूलता हूँ, तो आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तियान जैसे जा रही थी उसका अभी भी मन नहीं लग रहा था यहाँ से जाने का। तो थोड़ी दूर आने के बाद वो दोबारा से बातियन को देखते हुए रिटर्न आती है और भाग कर आकर उसको गले लगा लेती है कि बातियन तुम जा रहे हो। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और उससे कहती कि बातियन अपना ख्याल रखना, किसी भी बिना मतलब की मुसीबत में मत पड़ जाना वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। इतना कहने के बाद वो तो वहां से जा चुकी थी। चैन और रांझी जो थे वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं इस तरह से तियान को देखकर। वो दोनों यहाँ पर बातियन से कहने लग जाते कि बातियन अब हम कहाँ पर जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा होगा। तो बातियन कहता है कि पहले तो हम लीजी माउंटेन पे जाएंगे, वहां पर कुछ ऐसा ढूंढेंगे जिसकी मदद से पहले चैन तुम्हें ठीक किया जा सके क्योंकि तुम अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो। उसके बाद हम आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। चिंता मत करो, आगे का सफर हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तुम लोगों को बिल्कुल भी बोर फील नहीं होने वाला। ये लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अपनी जहाज के पास आ चुके थे, जो जहाज इनको ले जाएगा लेज़ी माउंटेन के पास। वहां पर वो बर्ड भी होता है जो कि बातियन का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ था और बातियन को छोड़ने के लिए प्रिंस भी आया हुआ होता है। प्रिंस भी बहुत ज्यादा इमोशनल था। वो बातियन से कहता है कि बातियन अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, हम दोनों ने बहुत अच्छे लम्हे एक साथ गुजारे हैं, उम्मीद है कि दोबारा से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। तो बातियन भी कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना, अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद ये लोग जो थे वो अपना जहाज में बैठकर आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। इनकी जहाज समुद्र के अंदर उतर जाती है। ये लोग जब जहाज के अंदर आए थे तो ये जगह बहुत ज्यादा कमाल की होती है, बहुत मस्त वहां पर पार्टी वगैरह रखी गई थी। तो इसे देखकर चैन और रांझी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन दूर से एक ओल्ड मैन था जो इनके ऊपर नजर रखे हुए था। वो जैसे ही उनके करीब जाता है, यहाँ पर आने के बाद वो चैन से कहने लग जाता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अगर उस गड़बड़ को ठीक नहीं किया गया तो थोड़े दिन के अंदर ही तुम्हारी जान चली जाएगी। क्या तुम उस गड़बड़ को ठीक करना चाहती हो ताकि तुम और ज्यादा लंबा जिंदा रह सको। तो ये सुनकर चैन भी हैरान हो जाती है कि आखिर ये बुढ़ऊ है कौन और किस तरह की बात कर रहा है। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे अरे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो एक खास तरह की पिल है जिसका अगर तुम इस्तेमाल करो ना तो तुम पूरी तरह से रिकवर हो सकती हो। ये पिल हर तरह की बीमारी को ठीक करने के काम आता है, इस वजह से ये पिल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो उसके पास एक खास तरह की पिल होती है और जब सारे लोग उस पिल को देखते हैं वो लोग भी हैरान रह चुके थे कि इस पिल के अंदर क्या ही कमाल का ऑरा बाहर निकल रहा है, मानो कि ये पिल बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल की हो। आखिर इस बुढ़ऊ के पास इतनी कमाल की पिल आई कैसे, क्या ये पिल किसी की भी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि हाँ हाँ ठीक कर सकती है, क्योंकि इस पिल को मैंने इस एम्पायर के सबसे ज्यादा जो टॉप लेवल का एल्केमिस्ट है ना उससे बनवाया है। वो सबसे टॉप लेवल का एल्केमिस्ट मेरा दोस्त है और तुम लोगों को पता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बातियान। वो बुढ़ऊ आदमी को यही नहीं पता चल रहा था कि जो बंदा उसके सामने खड़ा है असल में वही बातियान है, और यहाँ पर वो झूठी कहानी बता रहा था कि बातियान मेरा दोस्त है और उसके हाथों से बनाई गई ये पिल है, क्योंकि मैंने उससे कहा था पिल बनाने के लिए तो उसने मुझे ये पिल बना कर दिया। सारे लोग कहने लग जाते कि अरे बातियान ने बना के दी है ये पिल, हमने तो बातियान का नाम बहुत ज्यादा सुनकर रखा हुआ है कि वो बहुत ज्यादा कमाल का एल्केमिस्ट है, उसके ऐसे एल्केमिस्ट कोई भी नहीं होगा। अगर उसने ये पिल बनाई है ना तो पिल के अंदर दम तो जरूर होने वाला है। पर बातियान और उसके दोस्त वगैरह सीधा सीधा समझ चुके थे कि ये बंदा झूठ कह रहा है। जब ये बातें ही ऐसी झूठ कह रहा है कि इसको बातियान ने बना कर दिया है तो इस पिल के अंदर भी कुछ न कुछ लोचा जरूर होगा। वो लोग यहाँ पर ओल्ड मैन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते। तो ओल्ड मैन कहने लग जाते कि तुम लोग आखिर मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, तुम लोगों को सबूत चाहिएगा कि मैं और बातियान दोस्त हैं।
तुम लोगों को मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, पर मैं और बातियान अच्छे वाले दोस्त हैं और उसने ही ये पिल बना कर दी है। तो बातियान ये सुनते साथ ही सीधा एक अटैक देकर मारता है उसी ओल्ड मैन के ऊपर, जिस वजह से उसकी पिल नीचे गिर जाती है और पिल के अंदर से अजीब सा धुआं बाहर निकलने लगता है, जो चीजें दर्शा रहा था कि ये पिल एक पॉइजनस पिल थी, जिसके अंदर कोई हर्ब्स नहीं रखा हुआ था बल्कि इसको पॉइजन से बनाया गया था। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते कि ये ओल्ड मैन तो यहाँ पर चूना लगा रहा था, सबको ये पॉइजनस पिल दे रहा था, अगर कोई खा लेता तो इंसान मर जाता जगह पे। ओल्ड मैन की सच्चाई सामने आने के बाद वो वहां से कल्टी मारने की कोशिश करता है। तो बातिन कहता है कि अरे ऐसे कहाँ भाग रहा है, जरा एक्सप्लेनेशन नहीं देगा क्या कि आखिर तू यहाँ पर क्यों इस तरह की पॉइजनस पिल चेन को खिलाने की कोशिश में लगा हुआ था। मुझे इसका जवाब चाहिए वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी बूढ़ी हड्डियां भी ठीक नहीं हो पाएंगी। सारे लोग ओल्ड मैन को कहने लग जाते कि ये ओल्ड मैन ठीक नहीं है, ये पॉइजन पिल बेचता है, मारो इसको, छोड़ना नहीं इसको। न जाने कितने को ये पॉइजनस पिल देकर मार डाला होगा, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। सभी लोगों ने ओल्ड मैन को यहाँ पर घेर लिया था। ओल्ड मैन समझ जाता है कि उसके तो लग गए, वो तुरंत बातिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा होता नहीं। उसने पॉइजनस सुई का इस्तेमाल करते हुए बातिन के ऊपर अटैक किया था लेकिन बातिन के ऊपर उसका अटैक लग ही नहीं पाता। ओल्ड मैन की हालत खराब, वो उसकी लग जाती है। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन बातिन उसको भागने ही नहीं देता। वो सीधा उसको वहां पर अपनी पावर का यूज करते हुए पकड़ लेता है और तब तक वहां पर एक दूसरी लड़की भी आ चुकी थी जो उस बंदे को वहां से भागने के लिए रोकने के लिए आई हुई थी। तो बंदा जब यहाँ पर फंस जाता है तो वो तुरंत किसी खास तरह के तालिस्मान का यूज करता है ताकि उसकी मदद से वो अपनी जान बचाकर भाग पाए। वो टेलीपोर्ट करने वाला तालिस्मान यूज कर रहा था लेकिन बातिन उसको ये भी करने नहीं देता। वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है, उससे कहता है कि मेरे सामने तू टेलीपोर्ट करते हुए भागेगा, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा जब तक कि मुझे ये ना पता चल जाए कि आखिर तूने इस तरह की हरकत क्यों की, क्यों तूने यहाँ पर चैन को पॉइजनस पिल खिला रहा था। तो ये सुनकर ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर बताने की कोशिश करने लग जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ था। लेकिन वो कुछ बता पाता कि इससे पहले ही वहां पर एक खतरनाक अटैक आता है जो सीधा का सीधा अटैक आकर लग चुका था उसी ओल्ड मैन के ऊपर, जिस वजह से ओल्ड मैन जो होता है वो मौके पर ही अपनी जान गंवा चुका था। ओल्ड मैन की वहीं पर जान चली गई। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, किसने इसके ऊपर अटैक किया जिस वजह से ओल्ड मैन मारा गया। तब वहां पर आता है ये जो जहाज है उसका कैप्टन और यहाँ पर आने के बाद वो बातिन से कहने लग गया था कि सर मुझे माफ कर देना जो इस ओल्ड मैन ने आपको परेशान करने की कोशिश की। ये जहाज मेरा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी जहाज पे जो भी सवार हो वो बिना मतलब के परेशान हो, इसलिए मैंने इस ओल्ड मैन को जान से मार दिया। अब आप लोग बेफिक्र यहाँ पर रह सकते हैं। आपको कोई और दिक्कत होती है तो आप उसके बारे में बता देना, मैं उसको भी ठीक करने की कोशिश कर दूंगा। वैसे मैंने आज खास तरह की पार्टी का बंदोबस्त किया है तो आप लोग उसमें इन्वाइट हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर पार्टी का मजा लीजिए और शान से रहिए। लेकिन अंदर ही अंदर ये कैप्टन जो था वो कुछ तो घोटाला रच रहा था। बातिन उसकी हरकत से समझ जाता है, उसको डाउट लगने लगता है कि यहाँ पर इस ओल्ड मैन ने जब पॉइजन पिल चैन को खिलाने की कोशिश की है ना, मुझे तो लगता है कि इस कैप्टन के कहने पर ही उसने ऐसा किया होगा। और जब ओल्ड मैन कैप्टन की सच्चाई बताने क्या वाला था तो कैप्टन ने ओल्ड मैन की जान ले ली। ये कैप्टन कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, मुझे इससे सावधान रहना होगा वरना आगे चलकर ये मुसीबत क्रिएट कर सकता है। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब कुछ टाइम के लिए इस सीरीज के एपिसोड स्टॉप हो गए। स्टूडियो ने आज बताया है कि ये कुछ महीने का गैप ले रहे हैं। अब ये गैप 1 महीने का भी हो सकता है, कुछ हफ्तों का भी हो सकता है, या 3 महीने का भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इससे पहले भी ये सीरीज स्टॉप हुई थी तो मैक्सिमम 3 महीने के लिए स्टॉप हुई थी, जिसका मतलब ये है कि हमारे आगे जो बातियान की जर्नी होगी उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही न्यू एपिसोड रिलीज होगा मैं तुरंत उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।